हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही है ऐसे में तो इंसाफ की कल्पना करना भी समझदारी नहीं होगी। अगर कोई बेटी डॉक्टर बनने के लिए आती है और उसका बलात्कार और हत्या हो जाए, जानबूझकर जांच के नाम पे लिपापोती की जा रही है, उन पे पर्दा डाला जा रहा है, पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा। को भी लग रहा है कि इसमें कई रसूखदार घराने के बच्चे हो सकते हैं अगर सही से जांच सीबीआई करे, क्योंकि सीबीआई 1 महीने बाद इस केस को ली है। उन्हें भी कुछ परेशानियां होगी क्योंकि सबूत पूरी तरीके से मिटा दिए गए हैं, बार बार आरोप जो है लगा है। केस में काफ़ी रसूखदार लोग हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची को लगातार नशे की सुई देकर रखा गया। 13 सुइयां टोटल जानबूझकर मनीष रंजन के खिलाफ न कोई साक्ष्य न सबूत जुटाया गया था, और वही पूरे इन सारे चीज़ों का सरगना है। अदालत की ओर से एसआईटी की टीम को फटकार लगाया गया है। अदालत ने काफ़ी गंभीरता से हर एक पहलुओं पे सुनवाई करी है। हाँ, रोशनी जी भी उपस्थित थी, अनु कुमारी जी भी उपस्थित थी। मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, खास करके प्रभात मेमोरियल के जो मेडिकल रिपोर्ट हैं वो संदेह के दायरे में चल रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। बिहार का सबसे चर्चित हत्याकांड नीट मामले को लेकर आज सिविल कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। इस मामले को लेकर बिहार पुलिस हो या एसआईटी हो हमेशा से कटघरे में खड़े रहे हैं। वैसे में कोर्ट ने आज करारा फटकार लगाया है और इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है, पीड़िता पक्ष के वकील है। क्या कुछ हुआ पूरे कोर्ट में हम आज इनसे समझेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है देशवा न्यूज़ पर। आज मनीष रंजन की जमानत याचिका पे सुनवाई थी और जांच जिस तरह से चली, जानबूझकर मनीष रंजन के खिलाफ न कोई साक्ष्य न सबूत जुटाया गया था, जबकि अदालत में हम लोगों ने कहा कि मनीष रंजन ही मेन मास्टरमाइंड है, वही किंग पिन है और वही पूरे इन सारे चीज़ों का सरगना है। पीड़ित पक्ष के माता पिता ने हमें बताया कि मनीष रंजन का जो गांव है पीड़ित पक्ष के गांव से चंद ही किलोमीटर की दूरी पे है और मनीष रंजन को वो लोग पहले से जानते थे और इसीलिए अपनी बच्ची को, वो सपना उनके दिलों में था कि उनकी बिटिया एक दिन डॉक्टर बनेगी, लेकिन उस बच्ची का बलात्कार होता है, उसकी मौत तक हो जाती है। और इसमें जो भी सीढ़ी मनीष रंजन से ही होकर गुजरती है, तो अदालत में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रखा। अदालत ने काफ़ी गंभीरता से उस पर विचार किया और जांच एजेंसियों से बहुत सारे चीज़ें पूछी गई, जैसे इंटीग्रिटी टेस्ट, मोबाइल का, सीसीटीवी का और बहुत सारी तमाम डॉक्टरी पेपर, इलाज किस तरह से, मतलब अदालत ने काफ़ी गंभीरता से सारे मुद्दों पे काफ़ी अच्छे तरीके से सुनवाई करी। पीड़िता की माँ रोने लगी थी। स्वाभाविक है, किसी का भी अगर सपना टूट जाए, कोई माँ अगर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहे और पता लगे कि उस बेटी का बलात्कार होता है, उसकी मौत हो जाती है, हत्या तक हो जाती है, तो माँ का दिल तो वही होगा। उसकी माँ अदालत में फूट कर रोने लगी। अदालत ने काफ़ी हमदर्दी से पीड़िता की माँ को बिठाया, काफ़ी तसल्ली से उनकी बातें सुनी गई और पीड़ित पक्ष की जो मृतका की माता जी हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं। उन्हें पूर्ण भरोसा है अदालत पर, इंसाफ जरूर होगा। हमें भी आखिरी उम्मीद अदालत पर ही है, इंसाफ जरूर होना चाहिए। अदालत की ओर से एसआईटी की टीम को फटकार लगाया गया है, करारा फटकार लगा है। कौन कौन अधिकारी मौजूद थे एसआईटी के और क्या कुछ उन्होंने अपनी पक्ष को रखा? देखिए, अदालत यह कहना फटकार लगाना, अब मैं नहीं समझता कि यह बोलना उचित होगा। सवाल जवाब होते हैं, सवाल पूछने पे वो थोड़ा सवाल पूछते वक्त कोई गलतियां होती है तो स्वाभाविक है कि अदालत उन सवालों को गंभीरता से पूछती है। अगर अदालत किसी सवाल को गंभीरता से पूछती है तो उसको मैं नहीं समझता कि फटकार लगाना कहना उचित होगा। कानून की अदालत का सवाल है, अदालत गंभीरता से पूछ रही है। अब उसको हो सकता है कि आप लोग फटकार लगाना कहते हों, आम जनों के लिए हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अदालत ने काफ़ी गंभीरता से सारे, तीखी बहस भी नहीं कहा जा सकता, अदालत ने काफ़ी गंभीरता से हर एक पहलुओं पे सुनवाई करी है। चंद सवालों के जवाब मांगे गए हैं एसआईटी से, सीबीआई से।
वो सवाल हैं कि भाई मोबाइल का इंटीग्रिटी टेस्ट क्या हुआ, मनीष रंजन के मोबाइल का क्या हुआ, कॉल डिटेल का क्या हुआ, सीसीटीवी का क्या हुआ, उसकी मूवमेंट का क्या हुआ, उसके बयानों में विरोधाभास है, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी। तो इन तमाम चीज़ों पे अदालत ने जांच एजेंसी को कहा लिखत में जवाब देने का। जो इलाज में भी उसकी लापरवाही है तो मुझे भी कहा गया कि अभी जो डॉक्टरी पक्ष है वो भी लिखत में दाखिल कीजिए। अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी। फिलहाल मनीष रंजन को बेल नहीं मिला है। नहीं, उसकी जमानत पे सुनवाई टल गई है और यह जमानत पे अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। एसआईटी की टीम से कौन कौन जो उपस्थित रहे? क्या रोशनी जी उपस्थित थे वहाँ पे, और भी जो हैं क्या इन लोग अधिकारी उपस्थित थे? हाँ, रोशनी जी भी उपस्थित थी, अनु कुमारी जी भी उपस्थित थी, एक दो और ऑफिसर, अब मैं व्यक्तिगत रूप से तो उनको जानता नहीं, शायद सिविल ड्रेस में थे, और सीबीआई के भी ऑफिसर्स थे वहाँ पर। रोशनी जी सिविल ड्रेस में थी, अनु कुमारी जी अपने यूनिफॉर्म में थी। तो अब मेरा ध्यान अब उधर में नहीं ध्यान दे पाया कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन लोग अदालत भरी हुई थी, काफ़ी लोग थे पक्षकारों की तरफ से, और अदालत ने हर किसी की बात काफ़ी गंभीरता से सुनी, काफ़ी गंभीरता से विचार किया। सारे मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, खास करके प्रभात मेमोरियल की जो मेडिकल रिपोर्ट हैं वो संदेह के दायरे में चल रहे हैं इस वक्त। जी, वो काफ़ी संदेह के दायरे में है। प्रभात मेमोरियल जो है उसके यहाँ बच्ची अच्छी अवस्था में लाई जाती है, तो जब बच्ची और लिखा जाता है पुलिस को इंटीमेशन में कि बच्ची अनकॉन्शियस है और ओपियाइड पॉइजनिंग का लिखा जाता है, तो प्रभात मेमोरियल को यह चाहिए था कि बच्ची का यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच इमीडिएट करता, और बच्चे ने नशे की कोई गोली खा रखी थी तो उसका एंटीडोट जो कि नार्कन और नैलोजॉन होता था वो देता। तो प्रभात हॉस्पिटल ने मृतका का यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच 2 दिनों तक नहीं किया। 6 तारीख को बच्ची लाई गई, 8 तारीख को करता यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच, और उसे नशे का जो एंटीडोट था वो कभी नहीं दिया गया। बाकी प्रभात हॉस्पिटल के बाकी तमाम जांच से, जैसे एलएफटी, केएफटी, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, पीटी विथ आईएनआर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड होल बॉडी, सीटी स्कैन, उन तमाम जांच रिपोर्ट जो कि प्रभात हॉस्पिटल के हैं, उनको देखने से यह लगता है कि बच्ची 6 तारीख को बिल्कुल नॉर्मल थी। अगर उसे नशा था, नशे की गोलियों से वो नींद में थी या बेहोश थी, तो उसे पानी वानी चढ़ाया जाता, यूरिन के रास्ते जो नशे थे वो निकल जाते। लेकिन पर अब यह आश्चर्य है कि एक पेशेंट जो नशे की गोली लेकर बेहोशी की स्थिति में, उसे नशे की लगातार 13 सुइयां दी गई। हमें अस्पताल जी हमें ऐसा लगता है कि बच्ची को जानबूझकर नशे में रखा गया ताकि वो होश में ना आए और कुछ बता ना दे असली को। आखिर बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किसने किया, बच्ची कहीं बोल ना दे माता पिता को। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची को लगातार नशे की सुई देकर रखा गया। 13 सुइयां टोटल 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में प्रभात हॉस्पिटल के द्वारा दी गई हैं। इसी दौरान बच्ची 8-9 तारीख को थोड़ा होश में आती है। बच्ची की माँ उससे पूछती है, बाबू तोरा साथ कुछ गलत हो लोहल? तो बच्ची मृतका रोने लगी, अपनी माँ को इशारे से सर हिला के बताया हाँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में प्रभात हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर जो भी लोग वहाँ पे थे, माता पिता को ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया कि हमें इलाज करना, आप बाहर चलिए, आप बाहर चलिए। इस बात को मृतका की माता ने कई बार अधिकारियों को बताया है, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना यह है कि हम अधिकारियों को बता कुछ रहे, वो हमारा बयान सही तरीके से नहीं लिख रहा है। और अब स्वाभाविक है कि जांच पे तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे अगर इस तरह की जांच हो तो। और अगर जांच अगर निष्पक्ष ना हो, स्वतंत्र ना हो, तो फिर इंसाफ की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है।
जांच जिस तरह से होगी वही चीज़ें अदालत में जाएंगी और अदालत को उन्हीं आधारों पे फैसला करना होता है। तो इंसाफ की पहली सीढ़ी अगर कोई है तो जांच एजेंसियों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और उनकी स्वतंत्रता। मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में काफ़ी रसूखदार लोग हैं। रसूखदारों के समक्ष कानून का कद अक्सर छोटा हो जाया करता है। हम लोगों की कोशिश है एक वकील होने के नाते कि कानून के कद को छोटा ना होने दे, अपनी बात को मजबूती से अदालत में रखें। आप लोग कह रहे हैं कि इस केस को या तो हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे या बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में ले जाने के जिक्र हो रही है। हाँ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने पे विचार कर रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे एडवोकेट हैं जो कि चूँकि यह केस एक बेटी का और एक हत्या का नहीं है, यह केस हमारे देश की तमाम बेटियों का, लाखों करोड़ों बेटियों का, उनकी भविष्य, उनका इज्जत, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बेटी डॉक्टर बनने के लिए आती है और उसका बलात्कार और हत्या हो जाए तो आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखें तो 24 घंटे में 87 बलात्कार के केस हर रोज हो रहे हैं। तो इस केस को हम लोग, चूँकि जांच एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही है ऐसे में तो इंसाफ की कल्पना करना भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि जांच एजेंसियां जानबूझकर असली गुनहगारों को बचाने का कार्य कर रही है। तो हम लोग विचार कर रहे हैं इन कानूनी पहलुओं पर कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालें कि इस केस को और इसकी जांच को बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफ़र करवा दिया जाए। पीड़ित परिवार को लगातार धमकी मिल रही है, उनके भाई को धमकी मिल रही है कि जान से मार दिया जाएगा, तो क्या ये भी बात आज कोर्ट में रखा गया है? क्योंकि पीड़ित परिवार इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है, माँ की हालत जो है वो बेहद ख़राब नज़र आ रही है, बार बार उन बेहोश हो रही है, तबीयत ख़राब चल रहा है। देखिए, यह सारी बातें तो बताई गई है पुलिस को और सीबीआई को बताई गई है कि धमकियां तो मिल ही रही हैं। तो आप देखिए ना, असली गुनहगारों को पकड़ा नहीं जा रहा, जानबूझकर जांच के नाम पे लिपापोती की जा रही है, उन पे पर्दा डाला जा रहा है, पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा। लेकिन मैं भी उस माँ की दिलेरी को मैं भी सलाम करता हूँ कि वो धमकियों से डरने वाली नहीं। उनका कहना है कि हमारी बेटी तो चल गेलो बाबू, तू लोग अपन बेटी के इन दरिंदों से बचा ला। तो पीड़िता की माँ का एक बहुत बड़ा संदेश है देश की तमाम बेटियों के साथ कि हमारी बेटी तो चली गई, आप अपनी बेटी को इन दरिंदों से बचा लीजिए। और मैं भी इसी कारण से इस केस को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। आखिरी सवाल रहेगा, हॉस्टल और प्रभात मेमोरियल पर दबिश कब बनाई जाएगी? आप लोग क्या इस मांग को बार बार उठा रहे हैं, कोर्ट में रख रहे हैं? सीबीआई की ओर से क्या कुछ कहा गया आज कोर्ट में? देखिए, सीबीआई से काफ़ी सवाल पूछेगा। अब हॉस्टल और प्रभात मेमोरियल पे सीबीआई की तरफ से पूछताछ होगी नहीं होगी, यह बात तो सीबीआई वाले ही बता पाएंगे इसका जवाब। वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं इस बात का भी जवाब वही सीबीआई वाले ही दे पाएंगे। हॉस्टल प्रशासन से सख्ती से पूछताछ नहीं करना, मनीष रंजन को सिर्फ गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, उसका कोई पुलिस रिमांड नहीं लिया गया, हिरासत में उसे कोई पूछताछ नहीं की गई, यह अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल पर खड़ा करता है। जो नीलू अग्रवाल है उनसे कोई खास पूछताछ नहीं की गई, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो यह कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साफ ये दर्शाती हैं कि जांच के नाम पे काफ़ी लिपापोती हो रही है। आपको भी लग रहा है कि इसमें कई रसूखदार घराने के बच्चे हो सकते हैं अगर सही से जांच सीबीआई करे? क्योंकि सीबीआई 1 महीने बाद इस केस को ली है, उन्हें भी कुछ परेशानियां होगी क्योंकि सबूत पूरी तरीके से मिटा दिए गए हैं, बार बार आरोप जो है लगा है। देखिए, हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इफ़िशियंट हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र जांच कर रहे हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो स्वतंत्र जांच कर रहे हैं, उन पे कोई ना कोई दबाव है। और जिसे साफ ये जांच जिस तरह से एक बलात्कार और हत्या के केस में 2 महीने तक कुछ पता नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख के बलात्कार की बात बता रही है, एफएसएल में ह्यूमन सीमन मिल रहा, इसके बाद भी जांच एजेंसियों को कुछ पता नहीं लगता, तो निसंदेह वो किसी न किसी अनजाने दबाव, अब जो भी दबाव है उनके ऊपर बेहतर वही बताएंगे। और अक्सर ऐसा तभी होता है जब कोई रसूखदार से सामना हो। रसूखदारों के समक्ष कानून का कद
अक्सर छोटा हो जाया करता है। हम लोग भी मजबूती से अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नीट मामले को लेकर लगातार बिहार पुलिस पर सवाल खड़े हुए, एसआईटी की टीम पर सवाल हुई और इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वैसे में आज सुनवाई थी, सुनवाई में बड़ा फैसला आया, लेकिन मनीष रंजन की मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ रही है। अब 28 तारीख पर सभी की नज़र होगी कि 28 तारीख को जब अगली सुनवाई होती है तो कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।